मुनीर को ये पता है कि उस फैमिली को खूब सारी डील्स दे दो, खूब सारी ऑफर्स दे दो, तो वो वही करेगा जो हम चाहते हैं। तो आपके क्या विचार हैं उसके बारे में? जो शेखर गुप्ता ने लिखा है, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान एक वाहिद आदमी ऐसा था जिसने अवाम को, सिविलियंस को आर्मी। पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इतना, पीएम मोदी यूएई गए, यूएई में उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना जरूरी है, बट उन्होंने ईरान, और उसी सुबह उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को ब्रिक्स में यहाँ पे होस्ट किया दिल्ली में। बट इंडिया हमेशा से रिस्ट्रेन करता है टू कॉल इटसेल्फ एज अ वेस्टर्न। लेंस काट और टीसीएफ जो हुआ है, एक लड़के ने मुझे कॉल किया था करके पूछने लगा कि दाग भाई क्या ये रियल में होता है या फिर ये बनाया जा रहा है, कि मैन्युफैक्चर हो रही है इस तरह से उसके इतने साल तक इतने लोगों को कन्वर्ट किया गया, क्या यह पॉसिबिलिटी है? तो मैंने एक ही जवाब दिया, नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज जहाक तनवीर जी। इनके साथ मुझे पाकिस्तान के ऊपर डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये भी उतना ही इरिटेटेड रहते हैं पाकिस्तान से जितना मैं। यस, पाकिस्तान irks him, it irks me, एंड पाकिस्तान के कारण ये भी बहुत मुसीबत में फंसे रहते हैं और फंसे थे, और पाकिस्तान के कारण हमारा देश भी बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसा रहता है। तो आज हम लोग बहुत खुल के डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान कितना ज्यादा चीट कर सकता है, कितनी ज्यादा चालाकी कर सकता है, उसका दिमाग कैसे ओवर टाइम चलता है, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। तो नमस्कार। जहाक, मैंने ना एक ट्वीट पढ़ी जो द प्रिंट इंडिया ने लिखी और इंस्टा पे भी उन्होंने डाली है। उसमें लिखा है दैट व्हेन ही सेट अप पहलगाम, मुनीर के बारे में बोला है, ही न्यू इंडिया वुड रिटेलिएट, इंडिया अटैक करेगा। तो उसने पहले इतनी इनक्रेडिबल एक मूव प्लान कर ली। उसको पता है कि ट्रम्प और ट्रम्प की फैमिली एक बहुत ही ग्रीडी फैमिली है, अकॉर्डिंग टू व्हाट शेखर गुप्ता से, आई एम नॉट सेइंग। तो उसने क्या किया, ये चीज समझ ली और उसने इतनी सारी ऑफर्स दे दी। मैं कल भी किसी जेंटलमैन से बात कर रही थी तो वो भी यही बोल रहे थे कि मुनीर को ये पता है कि उस फैमिली को खूब सारी डील्स दे दो, खूब सारी ऑफर्स दे दो, तो वो वही करेगा जो हम चाहते हैं। तो आपके क्या विचार हैं उसके बारे में? जो शेखर गुप्ता ने लिखा है उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज से नहीं, कई टाइम से लोग ये बोलते आए हैं कि पाकिस्तान इज एन अपॉर्चुनिस्ट कंट्री। जहां इनको मिलिशिया से पैसे कमाने होते हैं वहां मिलिशियाज बेचेंगे, जहां से इनको मिलिट्री डिप्लॉय करके पैसे कमाने हैं वहां वो करेंगे, जहां इनको अपना न्यूक्लियर वाला स्टेटस दिखाना है वहां पर वो अपना न्यूक्लियर वाला स्टेटस दिखा के वहां से पैसे कमाएंगे। और रही बात आसिम मुनीर की, आसिम मुनीर का जो प्रेडेसेसर रहा है इमरान खान, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान एक वाहिद आदमी ऐसा था जिसने अवाम को, सिविलियंस को आर्मी के खिलाफ ठहरा दिया था। अब वो पूरा रेपुटेशन डैमेज इनको करना था और ऐसा सिचुएशन आ गया था पाकिस्तान के अंदर कि लोग जो है, एक तो वहां पे घरों में तो AK-47 डजनों में रखी रहती है, क्रिकेट मैच हो गया चला रहे हैं, शादी हो गई चला रहे हैं, तो वैसे तो पड़ी रहती है गने उनके पास। हाँ, तो वो लोग जो है तैयार थे कि इमरान खान बोले और ये आर्मी के खिलाफ ठहरने के लिए बिल्कुल रेडी थे। यानी कि पूरा एक सिविल वॉर होने का सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर था। और फिर उसके बाद जो क्राइसिस आया, उसके बाद फिर ये लोग आए। अब इनको करना है रेपुटेशन डैमेज। वो कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इतना जबरदस्त है कि एक तरफ पड़ता है ईरान, एक तरफ पड़ता है चाइना और एक तरफ पड़ता है इंडिया। तो अब चाइना और एक तरफ पड़ता है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान, चाइना और क्या कहते हैं ईरान को हैंडल करने के लिए अमेरिका को चाहिए एक ऐसा मोहरा जो वो कहे उठो तो उठे, बैठो तो बैठे। अब वो ड्राफ्ट ट्वीट का ही देख लीजिए आप। इतनी जल्दबाजी उनको थी ड्राफ्ट ट्वीट लगवाने की कि सीधे सीधे जैसे ट्वीट आया उन्होंने कॉपी पेस्ट करके धाल से भेज दिया। सही कह रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। इंडिया का स्टेटस ऐसा नहीं है, इंडिया का बिल्कुल अलग है। अब आप देख लीजिए, पीएम मोदी यूएई गए, यूएई में उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना जरूरी है, बट उन्होंने ईरान को अटैक नहीं किया, ईरान का नाम नहीं लिया। हालांकि उनको पता है कि ईरान वो और यूएई की नहीं बनती, ईरान ने तो यूएई पे अटैक किया है, बट उन्होंने वहां पे ईरान का नाम नहीं लिया। और उसी सुबह उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को ब्रिक्स में यहाँ पे होस्ट किया दिल्ली में। तो इंडिया वो कंट्री नहीं है जो ये कहे कि भाई उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। और इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ये है, इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक को भी बिलोंग करता है, बट इंडिया हमेशा से रिस्ट्रेन करता है टू कॉल इटसेल्फ एज ए वेस्टर्न एलाई। एलाई का कभी आप नहीं सुनोगे कि इंडिया वेस्टर्न एलाई है, एलाई नाम कभी नहीं सुनोगे। हाँ, हम वेस्ट के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी हैं, हम ईरान के साथ भी हैं, हम इजराइल के साथ भी हैं, मगर कभी आप एलाई वाला वर्ड नहीं सुनोगे। ना कभी इंडिया मिलिट्री स्ट्रिंग्स कहीं अटैच करता है, एनर्जी, लेबर, रेमिटेंसेस, सारी इन चीजों के ऊपर काम होता है, इन चीजों पे बात होती है।
तो इन शॉर्ट मैं यही बता रहा हूँ पायल जी कि जो आप वो ट्वीट की बात कर रही हैं कि आसिम मुनीर को पता था, तो ऑब्वियसली मिलिट्री का आदमी है तो उन्होंने गेज कर लिया कि भाई अब हम ये करेंगे, और उनके तो ओजीडब्ल्यूज हैं ही कश्मीर के अंदर, तो हम ये करेंगे तो इसके बाद ये रिटेलिएशन होगा, उसके बाद ये होगा, फिर हम इसको ऐसे पोस्टर करेंगे, फिर इसके बाद इसका मीडिया में हम ऐसे नैरेटिव चलाएंगे, फिर उसके बाद हम ये जो है फाइनल प्रोडक्ट होगा हम ऐसे बेचेंगे। तो आसिम मुनीर को क्लियर है, और आसिम मुनीर पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा मतलब लीडर है जो मौलाना का बेटा है, वैसे पता है आपको? नहीं। मौलाना का बेटा है, वो खुद हाफिज है, कुरान की आयतें ऐसे पढ़ता है, बड़े बड़े मौलाना नहीं पढ़ते, और इट इज क्लियर, एकदम क्लियर कट है वो। आसिम मुनीर इज नॉट डॉजी, मतलब वो डबल फेस नहीं है। आप उसकी पहलगाम से पहले वाली आप वीडियो देखिए, हाँ, एकदम क्लियर, युकातिल फी सबीलिल्लाह, युकातिल फी सबीलिल्लाह, सीधे सीधे मतलब अल्लाह की राह में किताल करो, जिहाद करो। तो उसका एजेंडा ऐसा नहीं है कि सामने एक कुछ है, एकदम क्लियर। आप पाकिस्तानी डायस्पोरा से एड्रेस कर रहा है, बोल रहा है कि भाई हिंदू मुशरिक है, हमको उनके खिलाफ जिहाद करना ही करना है, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल और ये वो सब दे देकर जो है उधर से, वो बंदा एकदम अपने एजेंडे में क्लियर है। ये अलग बात है कि हम जो है ना बहुत नाइस बनते हैं, ये बड़ा मसला है हमारा। हाँ, हम लोग है ना उस मोड में रहते हैं, हम अच्छे हैं ना, हम कितने सेक्युलर है ना, हम लोगों को प्यार करो, हमको बोलो। और स्पेशली आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ये बहुत चीज है। वो दे तो आर मैं नहीं स्टिल, कह सकता हूँ, वो तो मैं क्या कह सकता हूँ, बीजेपी में नहीं, पर मेरे को जो लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर एक है ये अपोलोजेटिक मोड में बहुत रहते हैं। अभी भी इनको वैलिडेशन की प्रॉब्लम है, ये वैलिडेशन चाहिए, तो ये प्रॉब्लम मेरे को लगती है जो पर्सनली। अच्छा ज़हाक, मैंने आजकल देखा है कि यूएई के बहुत लोग स्पेशली सोशल मीडिया पे, और उनके कोई मिनिस्टर हो या उनका पीआर का कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, आजकल इंडिया की इतनी तारीफ हो रही है उनके वहां पे, एंड दे कॉलिंग इंडिया आवर बेस्ट फ्रेंड, एंड हिंदी में भी ट्वीट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है हिंदी में, और हमारा सबसे अच्छा दोस्त, और मोदी जी भी वहां गए तो वहां पे इतना ज्यादा गले लग रहे हैं सब, और बहुत ज्यादा वो दिखा रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक और एक एनर्जी पार्टनरशिप लग रही है। ये अभी हुई है कि शुरू से ही है ये करके? पर आपको लग रहा है कि ये इस, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वॉर चल रहा है ईरान का और इसराइल का और यूएस का, ये डिसरप्ट करेगा पेट्रोल को एक दिन, ऑयल को एक दिन। देखो तो जी, क्या यूएई अपना भी मतलब साध रहा है और इंडिया भी अपना मतलब साध रहा है? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज। जियो पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, कल तक जो दुश्मन थे आज दोस्त बन गए, कल तक जो दोस्त थे आज दुश्मन बन गए। मिसाल के तौर पे कल तक टर्की और सऊदी की नहीं बनती थी, आज जो है टर्की और सऊदी और कतर और पाकिस्तान एक ब्लॉक बन गए। और दूसरी तरफ सूडान को लेकर, यमन को लेकर जो इनके इश्यूज चल रहे थे, जिसमें यूएई भी था, तो ऑब्वियसली यूएई नीडेड ए स्ट्रेटेजिकल पार्टनर। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 20% ऑयल पूरी दुनिया का जाता है, ठीक है। और अब यूएई को भी चाहिए कि उसकी इकोनॉमी पे फोकस करे। अब वो बेचेगा कैसे? पाकिस्तान से तो यूएई डील नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो है ही मतलब टर्की, कतर और इस वाले ब्लॉक में दोगला भी है, डोगला भी है, इनको पता है। अब इनको चाहिए एक स्टेबल पार्टनर जहां से इनकी रिलेशनशिप अच्छी स्ट्रांग हो। अब रही बात इंडिया की, देखिए इंडिया का यूएई का जो पहले रिलेशन था ना, इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप में दो स्टेजेस रहे। एक रहा है टैक्टिकल स्टेज, और दूसरा रहा है स्ट्रेटेजिकल स्टेज, और तीसरा रहा है सिविलाइजेशनल स्टेज। दो नहीं बल्कि 3 स्टेजेस है। सिविलाइजेशनल स्टेज तो देखिए आप बहुत पुराना है, मतलब वो जो रीजन है ना दुबई और बहरेन वाला, वो दिलमन सिविलाइजेशन उसको बोलते हैं, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। और हमारी इंडिया की इंडस सिविलाइजेशन, ये कोलैबोरेशन 5000 साल पुराना है, क्योंकि सिविलाइजेशनल अटैचमेंट तो है ही। दूसरा अगर आप देखेंगे टैक्टिकल जो रहा है, जिसमें एग्जाम्पल इंडिया ऑयल लेता था, 40% जो है ना एलपीजी उन्हीं से लेता था। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इसके अलावा वहां पे 4 मिलियन इंडियंस भी रहते हैं, और पहले से जो है ना इंडिया के अंदर यूएई के इन्वेस्टमेंट्स अभी 5 बिलियन का उन्होंने फिर से इन्वेस्टमेंट किया, टोटल जाके 26 बिलियन का हो चुका है इंडिया के अंदर यूएई का। फिर आपके जो मंगलूर में जो है ऑयल वो है ऑयल वेल्स है, वहां पे यूएई का तेल सेव होता है, वहां पे रिजर्व करके रखते हैं। इसके अलावा जो सबसे अंडर रिपोर्टेड जो बात है अभी वो ये है कि गुजरात का जो पोर्ट है, जो शिप रिपेयर पोर्ट की जो बात चल रही है, वदीनार नाम का कुछ है वहां पे, तो वो पोर्ट बनेगा यूएई का जो हबशान फुजेरा पोर्ट। और ये तो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अल्टरनेट निकाल रहा है इंडिया और यूएई, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बना दिया है एक राजा की जान तोते में वाला मसला। तो ईरान को पता चल गया कि भाई राजा की जान अब तोते में, तोता मेरे पास है, तो तोते को पकड़ के रख लिया। तो अब इंडिया को पता है कि अब इंडिया कैसे, अब इंडिया को भी चाहिए भाई ऑयल। अब कहां से कितने दिन ईरान को घिगाएगा कि भाई नहीं भैया दे दो, भैया नहीं भैया दे दो। तो इंडिया को भी चाहिए ऑल्टरनेट पार्टनर, और यूएई भी चाहता है कि अपना तेल निकले यहाँ से। अब यूएई कैसे निकालेगा?
यूएई को चाहिए इंडिया, इंडिया को चाहिए यूएई। हाँ। अब यूएई चाहता है कि उसका जो हबशान फुजेरा पोर्ट है वहां से ओमान के समंदर से गुजरात आए, और इंडिया भी चाहता है हाँ भाई गुजरात आओ। तो भाई गुजराती दिमाग है इसके पीछे। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप तो पुराना था ही, जो मैं बता रहा हूँ टैक्टिकल रिलेशनशिप, अभी तो जाके वो स्ट्रेटेजिकल हो गया है। इंडिया नॉन अलाइंड तो है ही, बट इंडिया इज ऑल्सो मल्टी अलाइंड, इंडिया इज स्ट्रेटेजिकल अलाइंड, काफी कंट्रीज के साथ इंडिया के स्ट्रेटेजिकल अलाइनमेंट है। तो यही बात है यहाँ पे। अच्छा, जैसे आपको ऐसे ठीक लग रहा है, मे भी हमारे से ज्यादा तो मोदी जी जानते हैं, अमित शाह जी जानते हैं, इनके पास इतने धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे। पर आपको लगता है कि एक पूरी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ यूएई पे डिपेंडेंट होना इतना ज्यादा नहीं कभी? नहीं, सिर्फ यूएई पे थोड़ी डिपेंडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, पर जितना दिखा रहे जियोपॉलिटिकल उसमें स्फीयर में देखो, तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यूएई और इंडिया में ही बातचीत चल रही है और किसी में नहीं, नहीं चल देखिए रही। इंडिया कतर के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है, हाँ। कुवैत के साथ भी है, और ओमान के साथ तो बहुत ही न्यूट्रल, बहुत अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के पुराने। सऊदी अरब के साथ भी रिलेशन है, एनर्जी रिलेशन तो इंडिया सबके साथ रखा हुआ है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यूएई अभी ओपेक एग्जिट कर चुका है हाँ। रिसेंटली। हाँ। यूएई ओपेक एग्जिट कर चुका है, और यूएई को भी चाहिए एक ऐसा राउट जिससे वो अपना तेल बेच सके, और इंडिया है तैयार। तो ये बात है यहाँ पे। अच्छा, अब ये पाकिस्तान और सऊदी की जो फ्रेंडशिप है, उसमें आप देखो तो मुझे बहुत ना कंफ्यूजन सी लगती है। पाकिस्तान ने उनसे बोला हुआ है आप पे कभी अटैक होगा तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू, एंड इफ समथिंग हैपेंस टू अस, somebody attacks us, then you are going to help us, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है इनकी आपस में। पर आपको लगता है सऊदी को पूरा विश्वास है, दे हैव कॉन्फिडेंस एंड दे हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान, एंड विद उनको कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है कि पाकिस्तान दोगला है और उनके मन में नहीं है? नहीं नहीं, पाकिस्तान इस मामले में ठीक है। अगर आप उसको पैसा दोगे हाँ। तो आप बोलोगे कि भाई फलां जगह शिया मिलिशा से वहां पे सुन्नी मिलिशा पहुंचा दो, पहुंचा देगा। आप बोलोगे फलां जगह आर्मी उतरवाओ तो उतरवा देगा। तो इसमें क्या है, सऊदी अरब का जो पाकिस्तान का रिलेशन है ये पुराना है, और 1980s में जब काबा पे अटैक हुआ था उस टाइम पर, फिर उसके बाद अफगान जिहाद में सऊदी और पाकिस्तान का रिलेशन ही था, जो अफगानियों को उन्होंने पैसा और वेपन्स दिए थे। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि सऊदी अरब के सिस्टम के अंदर, सऊदी अरब के कोर्ट्स में, सऊदी अरब के एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको मेजोरिटी पाकिस्तानी ही मिलेंगे, चाहे वो कोर्ट में ट्रांसलेटर्स हो, या फिर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ट्रांसलेटर हो, या लॉयर भी हो, या उसका ट्रांसलेटर हो, उसका असिस्टेंट हो, तो आपको मेजोरिटी पाकिस्तानी ही मिलेंगे वहां पे। तो इनका बहुत पुराना है, और ये चीज वो लोग कहते हैं कि अगर सऊदी पे कुछ होता है तो हम डिफेंड करने के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम हैं यहाँ पे, बट वो अदर वे अराउंड नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान पे कुछ होता है तो सऊदी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। आपने देखिए कभी देखा है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की चल रही है लड़ाई? इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान वाज लुकिंग एट सऊदी अरेबिया टू हेल्प। नो, सऊदी अरेबिया बूट्स के साथ कभी नहीं आता। नहीं, आप कभी देखिए हाँ। किसी भी कंट्री के अंदर सऊदी अरेबिया बाई बूट्स नहीं गया, सिवाय यमन के, वो भी नेबरिंग कंट्री था इसलिए गया है, वो भी अपना कॉलिशन था इसलिए गया है, मगर उसके अलावा देखिए कहीं नहीं जाता बूट्स के साथ। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन था सऊदी का कि हमारा साथ देंगे, हाँ। मगर पाकिस्तान इस चीज को इग्नोर करके स्किप भी कर रहा है, और एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं अभी नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि अरे भाई हम तो यहाँ बिजी है अफगानिस्तान में। तो वो डिस्ट्रैक्शन जो है पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है कि अभी अब ये तो बात जो है कई अरब के लोगों ने कही, जुनैद करके है बंदा, जासिम जुनैद कुवैती, उसने भी बोली ये बात, ये और एक सलाम दब्बाबे है जॉर्डेनियन, उसने भी ये बात बोली है कि पाकिस्तान जानबूझ के अफगानिस्तान पे अटैक करता है, अफगानियों को मारता है, उनके बच्चों बूढ़ों को भी मारता है, इसलिए ताकि वो सऊदी अरब को बता सके कि भाई अभी हम यहाँ बिजी, अभी नहीं आ सकते, थोड़ा हमें टाइम दो तो बाद में आएंगे। माय गॉड, मैं कह रही हूँ ना, दिस कंट्री इज लाइक, समझ ही नहीं सकते इसको। पर आपको लगता है पाकिस्तान की वो जो पूरी ये जो फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है, वो वॉशिंगटन को भी एंगेज रख रहा है, उसके साथ भी अपने टाइज रख रहा है, तेहरान के साथ भी रख रहा है, एंड तेहरान को भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अगर तेहरान को कुछ छोड़ता है या कुछ करता है तो शिया इनके यहाँ नाराज हो जाते हैं। नाराज होंगे, और पड़ोस में ही ईरान है। हाँ। अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली अमेरिका के साथ, तो फिर इधर से ईरान जो है ना फिर इनके ऊपर हमला करना शुरू। तो इनको आपको लगता है कि जनरल मुनीर के ऊपर और इनके ऊपर वो है, प्रेशर है जनरल मुनीर के ऊपर वहाँ के शिया कम्युनिटी का? बिल्कुल है। इनकी आर्मी में शिया बहुत है ना? उनके आर्मी में भी शिया, खुद मोहम्मद अली जिन्ना शिया था, तो उनके आर्मी में शिया, उनके सिस्टम में शिया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में शिया है, और शिया लॉबी बहुत स्ट्रांग है वहां पे, और पड़ोस में कंट्री ईरान पड़ता है, तो वो लोग इतना आसानी से उनको नाराज नहीं कर सकते। तो ये चीज है, बट एट द सेम टाइम आप देखिए अमेरिका को इधर इस्लामाबाद टॉक्स होल्ड कर रहा है अमेरिका के साथ, और उधर जो है ईरान का एयरक्राफ्ट भी इसने छुपा के रखा हुआ है। हाँ, वही अपने एयरपोर्ट, इनके एयरबेस पे ईरान के एयरक्राफ्ट। 2001 में जब ये चल रहा था 9/11 के बाद, तो एक तरफ क्या करता था, आईएसआई के अंडर में मुजाहिदीन की ट्रेनिंग भी होती थी, और दूसरी तरफ जो है
अमेरिकन फोर्सेस को भी जो है होस्ट कर रहे होते थे बेसिस बना के। बड़ा गंदा गेम है भाई, नहीं बड़ा नहीं, गंदा गेम। गंदा गेम तो है, पर अमेरिका नॉट फूलिश ना, उनको भी तो पता है कि पाकिस्तान अमेरिका का। इज नॉट फूलिश बट अमेरिका ऑल्सो लुक्स फॉर दी शॉर्टर गेम्स। अमेरिका को भी उसको जो अचीव करना होता है वो अचीव करके निकल जाता है, बाकी का तुम झेलो। आपको लगता है इस वो जो इसराइल ये जो वॉर है चल रही है, ईरान इसराइल और इसका कोई एंड होएगा कि बस ये कंटिन्यू रहेगा? अमेरिका अपने आर्म्स बेचेगा, एमिनेशन बेचेगा, देखिए बस यही होता रहेगा? इसमें क्या है ना कि लोगों को अंदाजा नहीं था, सबको यही लग रहा था कि मैक्सिमम 2 हफ्ते तक जाएगी, सबको यही लगा। टू बी ऑनेस्ट यहाँ हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक डिफेंस कॉन्क्लेव में गया था, वहां पे राम माधव जी भी आए थे और दूसरे एम्बेसडर्स वगैरह भी आए थे इसराइल वगैरह के, और पैलेस्टीनियन एम्बेसडर भी था। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था कि क्या एक्सपेक्टेशन रहा है एक्सपर्ट्स का कि भाई ये वॉर खत्म होगी कि नहीं होगी, तो सबने यही कहा कि भाई हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सबने यही सोचा था कि हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। इवन रशिया यूक्रेन की जैसे वॉर भी इनको लगा था लगा था, जैसा आप बताइए जून में, जब लास्ट ईयर जून में ये हुआ था ना पूरा जो न्यूक्लियर साइट्स को इन्होंने उड़ा दिया था, उसके बाद इन्होंने बोला हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अभी हसन नसरल्ला को भी मारा हमने, बड़ी बड़ी धमकियां दी, कुछ हुआ नहीं। अब जाके इन्होंने खामनेई को सीधे मार दिया, तो उसके बाद इनको लगा कि भाई ये भी हफ्ता 2 हफ्ते में शायद खत्म हो जाएगी। मगर उसके बाद ये इतना लंबा चलती गई, इतना लंबा चलते रहे, इसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया, यूएई पे इसने अटैक कर दिया, उधर जो है कुवैत के ऊपर इसने अटैक कर दिया। तो ये इतनी प्रोलॉन्ग हो गई कि लोगों को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है आगे। इसीलिए तो अभी तो सिंगापुर के लॉरेंस जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, उसने भी बड़ा ही स्केरी अनाउंसमेंट किया है। मोदी जी के ऊपर तो अपोजिशन बोल चिल्ला रही है कि उन्होंने ये प्लान नहीं किया, वो प्लान नहीं किया। भाई सिंगापुर, जिसको वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो खुद कहता है कि भाई हालात और खराब होने वाले हैं अगर ये वॉर और लंबी चली तो। हाँ, कह रहे तो मोदी जी ने तभी तो बोला है। अब ऑपोजिशन तो उसको बिगाड़ रही है ना, कोई स्कूटर को धक्का मार रहा है, कोई रिक्शे पे जा रहा है, ऑपोजिशन ये सब दिखा रही दिखा रही तो मोदी जी ने थोड़ी बोला कि भैया ईरान तू उस पर अटैक कर। है। अब मोदी जी ने जाके थोड़े इजराइल को बोला कि भाई तुम इसके ऊपर अटैक करो। भाई ये दोनों लड़े हैं, तो मोदी जी का क्या रोल है उसके अंदर, बताइए आप। नहीं, ये तो अजीब लोग हैं। हाँ, मतलब मेरे को, मैं जैसे the other day मैंने कहीं पे बोला भी था कि एक देश को चलाने के लिए एक तो रूलिंग पार्टी चाहिए, जो ऑपोजिशन है वो भी बहुत मेच्योर चाहिए आपको। मैच्योर चाहिए, बिल्कुल सही, मतलब इतनी मैच्योर होने चाहिए कि अगर वो अपोज भी करें तो एकेडमिक अपोज करें, वो हाँ, ढंग का अपोज करें। वो कह रहे हैं कि अच्छा सऊदी और पाकिस्तान की डील हुई, तो कई यूट्यूबर्स ने, अपोजिशन के यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए कि देखो सऊदी और पाकिस्तान की डील हो गई और मोदी कुछ नहीं कर पाया। अब मोदी क्या करेंगे? मोदी मतलब समझ में नहीं आया, मोदी क्या करेंगे? जाके सऊदी को बोलेंगे भाई तुम पाकिस्तान से दूर हट जाओ, क्या करेंगे? या फिर दोनों की मीटिंग के अंदर अपने धुरंधर बिठाएंगे, क्या करेंगे? अरे लोग इतनी इलॉजिकल बात करते हैं। ऑपोजिशन तो करती है। मैंने एक और चीज देखी है, द हेट्रेड फॉर मोदी जी सो मच, इतनी ज्यादा नफरत है उनको कि वो मोदी जी के हेट्रेड में देश के भी को भी हेट करने लग जाते हैं, उसके देश के विरुद्ध चले जा रहे हैं। वही है ना, मतलब आप दूसरे कंट्रीज के अपोजिशन को देखिए, जैसे एग्जांपल जो इसराइल में हुआ था, हाँ, वो आप अमेजिंग। देखिए इसराइल के, वो नेतन्याहू को नहीं पसंद करता वहां का जो लेफ्टिस्ट या फिर जो अपोजिशन है वहां पे, बट जब पीएम मोदी वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि भाई आप कंट्री के लिए आए हो, हमारे मेहमान हो, मगर हम यहाँ बैठेंगे। तो मतलब उनका ऐसा है कि हम इस बंदे को हम नहीं पसंद करते, तो हम इस हद तक ही अपने आप को महदूद कर लेंगे। बट देश अलग और जब वो देश अलग की बात आती है, मगर यहाँ का मसला ऐसा है कि कोई चाइना की तारीफ कर रहा होता है, कोई जो है अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करके जो है डिस्क्रेडिट कर रहा होता है, कोई चाइना से कंपेयर करके डिस्क्रेडिट कर रहा होता है। एक अजीब मसला है हमारे पास। अच्छा, अभी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेकंड इन कमांड है, उन्होंने बोला है, उसके बाद हमारे एक्स आदमी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बोला है कि हमें थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ डायलॉग शुरू कर लेना चाहिए। मुझ जैसा सिटीजन कह सकते हैं, आई तो रिएक्टेड, आई फील कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप पहलगाम भी करा, पाकिस्तान हटता ही नहीं है। मोदी जी वहां गए, उसने उरी कर दिया, पठानकोट कर दिया, अब मतलब पाकिस्तान हटेगा ही नहीं। वो 26/11 के बाद उसे कितनी चीजें कर दी उसने, इसमें ऐसा है, खैर जब एक्स सीडीएस ने बोला है तो मतलब काफी वाइस है और काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने को बोला होगा या आरएसएस ने बोला होगा, तो उनको की स्ट्रेटेजिक कोई विजन होगी तभी तो उन्होंने बोला होगा। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मगर मैं इतना तो जरूर बोलूंगा, इवन शशि थरूर ने भी कई मरतबे बोला है कि पाकिस्तान से हमें डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो डीप रूटेड है, वो कैसे आप हटाओगे बताइए आप। मतलब आप मदरसे के बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हो कि गजवा
ज्वाइन होगा तो मदरसे की बच्चियां जो है वो नर्स रहेंगी। आप और खुला खुला मदरसे में बैठ के बोल रहे हैं कि इमरान खान था उस टाइम पे, तो बोले कि आप इंडिया के ऊपर अटैक करो खान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। वहां पे तकरीबन 40,000 लोग, 40-50 हजार लोग रजाकार है। रजाकार मतलब वॉलंटियर्स, उन्होंने आर्मी को अपना नाम दे के रखा हुआ है कि भाई इंडिया से जब गजवाए हिंद होगा, जब जिहाद होगा, तो हमारा नाम जो है आप इसमें मेंशन कर दो, हम आएंगे लड़ने के लिए। कारगिल में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ हर जंग में क्या होता है, जंग के बाद, जंग में एक कन्वेंशनल आर्मी होती है, स्टेट ओन्ड आर्मी होती है, एक स्टेट, ये मिलिशियास होते हैं। पाकिस्तानी मिलिशियास को फ्रंट पे रख दिया और ओन भी नहीं कर रहा है हमारे, और वो गजवाए हिंद के चक्कर में आए, ना उनके पास गियर है, ना उनके पास हेलमेट है, और वो क्या कहते हैं, बाबदल आदम खेल में बनी हुई जो तो वो अपने आप को उड़ाने को तैयार होते हैं ना। मतलब उनको, उनका मकसद ही वो है, बाबादल खेल, आदम खेल में बनी हुई जो जो बंदूकें होती हैं सेकंड फर्स्ट कॉपीज, वो लेके, ना उसके ऊपर स्टेट का कोई पैसा लगा हुआ है, आ गए सीधे कूद गए, चप्पलों पे सैंडलों पे कूद रहे हैं आर्मी के सामने। तो फिर मरने के बाद जो है परवेज मुशर्रफ ने बोला पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते इनको। फिर इंडियन आर्मी बेचारी जो है वो मौलवियों को ला के उनका जो है वो कब्रिस्तान में ले गए, उनको दफन वफन किया, फातिहा करवाई उनकी, वो अलग बात है। मैं पॉइंट यहाँ पर यह है कि आइडियोलॉजी इतनी मतलब डीप रूटेड है, आप कैसे कर सकते हो, मतलब मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। हाँ ये अलग बात है कि अगर मे बी, आई डोंट नो, बट पाकिस्तान की आर्मी अगर चाहे, अगर उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो कंट्रोल कर सकते हैं मिलिशियास को। मगर बात यह है कि आपकी वाली बात की हेट्रेड इतनी है। हेट्रेड इतनी है ना। अरे भाई, जब वहां का आर्मी चीफ खुद ठहर के खुला खुला बोलता है कि इनका मिजाज अलग, हमारा मिजाज अलग, इनका खाना अलग, हमारा खाना अलग, इनका मजहब अलग, हमारा मजहब अलग, और ये इनका धर्म अलग, हमारा धर्म अलग, युकातिल फी सबीलिल्लाह, हम यहाँ पैदा ही हुए हैं जिहाद करने के लिए। और उनके जो जितने बॉम्ब्स वो लोग बनाते हैं, गजनवी और फिर जो है बाबर, और इस तरह के नाम उसके रखते हैं, मतलब इन्वेडर्स के नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हैं, फखर करते हैं उस चीज पर। हाउ विल यू हैव नेगोशिएशंस विद देम व्हेन, आप देखिए इंडिया में नक्सलवादी थे ना, बहुत भारी तादाद में थे, ऐसे खतरनाक नक्सलवादी इंडिया के अंदर थे। आप पूरा नीचे चले जाइए, कौन सा एरिया था वो, बिस्तौर वगैरह, जो पूरा जो साउथ का बेल्ट आप देख लीजिए, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, एक जर्नलिस्ट को छत्तीसगढ़ के सीएम ने बोला जाके नेगोशिएट करो नक्सलवादियों से, वो जाके नेगोशिएट कर रहे हैं फोन पे ऑन करके, फोन पे स्पीकर ऑन करके, हाँ हाँ हम बस भेज रहे हैं, आप आ जाइए, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आप अभी रात को आ जाइए। वो नक्सलवादी बोल रहा है ठीक है, उनके ग्रीवेंसेस हैं, वो ग्रीवेंसेस स्टेट ने एड्रेस कर दिया, जो नहीं सुन रहे थे उनको एनकाउंटर कर दिया, जो वापस सिस्टम में आने वाले थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दी, वापस ला लिए, जिनको जॉब्स की ग्रीवेंस थी उनको वो एड्रेस कर दिया, मतलब उनके इश्यूज को आपने एड्रेस कर दिया, नक्सलवादी पूरी खत्म हो गए। मार्च डेडलाइन थी, मार्च पे इंडियन गवर्नमेंट ने, अमित शाह का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है, वो पूरा जो लेफ्ट विंग टेररिज्म था उनको खत्म कर दिया। कैन ही डिफीट इस्लामिक टेररिज्म? मैं उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि दोनों का मिजाज अलग अलग, नक्सलवादियों का मिजाज अलग था, उनके स्टेट के साथ ग्रीवेंसेस थे, उसको एड्रेस किया, खत्म हो गया। इनके क्या ग्रीवेंसेस है? अरे ये तो बैठे ही है युकातिल फी सबीलिल्लाह के। और एक और बात है ना जहाँ नक्सलवादियों को अगर कहीं सपोर्ट थी तो इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं थी, यहाँ पे तो हमारे अंदर खाते ही सपोर्ट बहुत है ना। हाँ, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, बुरहान वानी के सपोर्टर्स। अरे इतना, देखो भाई, मैं ये जो महाराष्ट्र में देखो, जब वो याकूब मेनन का उसको ले जा रहे थे तो 2 लाख बंदा था उनके साथ। हाँ हाँ अभी देखो, मैं खुद मुस्लिम हूँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, नमाजी हूँ, जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी जानते हैं, मैं रिलीजन को एज ए स्पिरिचुअल लेता हूँ बस, बट उसके अलावा मैं ये सारे गेम्स देखता हूँ। ये सब जो है ना, आप कह रहे हो इनके साथ नेगोशिएशन, आई डोंट थिंक सो दैट्स इजी, दैट्स नॉट सो इजी। हाँ, अगर आप उनको आइडियोलॉजिकली कन्विंस कर सको, या फिर उनको जो इस्लाम वो लोग कोट कर रहे हैं उसी इस्लाम से उसका काउंटर करो, तब जाके हो सकता है कुछ कंट्रोल हो, मगर वो इंडिया का मौलवी, इंडिया का मुसलमान तो नहीं करेगा, सीधी सीधी बात। सही बात है। अब आप चाहोगे, इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि इंडिया का मुसलमान आइडियोलॉजिकली इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो जाके पाकिस्तान की जो रेडिकल्स है उनको वो कन्विंस कर दे इस्लाम के थ्रू, जैसे कि हजरत अली ने उनके दौर में खवारिज का फितना उठा था, तो उन्होंने 4000 लोग उनके खिलाफ हो गए थे, तो उन्होंने लोगों को भेजा था, जाओ इनके साथ डायलॉग करो, और जो इस्लाम का रेफरेंस वो दे रहे हैं उसी इस्लाम से उनको मारो, तो उन्होंने रेफ्यूटेशन दिया, 2000 लोग वापस आ गए। नहीं, और कैन दिस बी पॉसिबल? नो। नहीं, और जहाँ की एक और चीज आप देखो ना, जैसे कश्मीर के एरिया में जब बाढ़ आई, यहाँ से हिंदुओं ने भर भर सामान भेजा। इधर उत्तराखंड में केदारनाथ के उधर बाढ़ आई, कितने मुसलमानों ने कुछ भेजा, वहां पे पैसे भेजे, खाना भेजा, क्या भेजा, पानी भेजा, कपड़े भेजे, क्या भेजे, कुछ नहीं भेजा। पर हिंदुओं ने, मैं वाज पार्ट ऑफ इट, मैंने यहाँ से मतलब पानी का अरेंज किया, ट्रक्स में जा रहा है, इंडिगो की फ्लाइट्स अरेंज हो रही है, उसमें सामान जा रहा है, हमने इतना सामान यहाँ से, मतलब सैनिटरी नैपकिन तक भेजे, और सिगरेट भेजी यहाँ से लोगों को, उनके फोन आ रहे थे, सिगरेट ही नहीं है यहाँ पे। कैन यू बिलीव? मैं आपको इतनी हद तक बता रही हूँ, सिगरेट तक भेजे, क्योंकि वो कैसे सिगरेट भेजे यार, सिगरेट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सब दुकानें
बंदे बीच हाँ में। हाँ तो मतलब मैं बता रही इतनी माइन्यूट सी चीजें भी कही हैं, यहाँ से आपने सपोर्ट नमक किया। चीनी पत्ती सब कुछ गया और हम सब ने पैसे इकट्ठे डाल डाल के करे। अब आज तक हिंदुओं के लिए कभी ऐसे कट एक कोई छोटे से 10-12 लोग कर देंगे, उसको मीडिया इतना दिखा देगी कि देखो कितना कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो ईरान में कुछ प्रॉब्लम आई, लोगों ने यहाँ पे अपने बर्तन, अपनी ज्वेलरी, अपना पानी हाँ कह सॉरी पानी आपने उठाया तो मेरे मुंह से निकल गया मतलब ज्वेलरी और पैसे, तांबे के बर्तन और हाँ गोल्ड सब कुछ अपना दे दिया ईरान के लिए। तो ये कहाँ अमित शाह जी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं कर पाएंगे? सकते। देखिए पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा मुसलमान अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, सलाम वालेकुम, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ बात कि देखिए पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा, एक आम जो स्लम में भी रहता है ना, उसका भी माइंडसेट अलग है। अभी रिसेंटली देखा एक लेडी चिल्ला रही है दिल्ली में हाँ कि सिलेंडर ला रहे हैं हमारे मुल्क से, हाँ हमको ही नहीं दे रहे हैं हाँ। मोदी जी। तो रिपोर्टर नहीं पूछ रही है, पेट्रोल भी हमारा आ हाँ रहा है, पेट्रोल भी हमारा आ रहा है, नहीं दे रहे तो हमारा हमारे देश दे हमारे रहा मुल्क से आ रहा है। है। हाँ। तो रिपोर्टर पूछ रहे आपके मुल्क से कहाँ, आप तो यही इंडिया में ठहरे हो। अरे ईरान हमारा मुल्क है ना। तो मतलब आप देखिए स्लम में भी चले जाइए, माइंडसेट इस तरह से बनाया हुआ है कि भाई ईरान हमारा कंट्री है, सऊदी हमारा कंट्री है। मगर आप वहां जाएंगे ना, वो आपको अपना समझते ही नहीं है। आप उनको अपना समझे हुए हो, वो आपको अपना समझते नहीं है। केरला में पैलेस्टीनियंस के फेवर आपको में पता है प्रोटेस्ट निकल रहा था। ईरानियंस में कितना रेसिज्म होता है, पता है आपको? इनफैक्ट मेरे शिया दोस्त हैं, अहले तशय्युअ हम उनको बोलते हैं, कई ऐसे शिया दोस्त हैं जो इंडिया के शिया हैं, कहते हैं कि भाई हमारे हैदराबाद में नूरखां बाजार नाम का एक एरिया है जहाँ पे प्योर ईरानियंस रहते हैं, प्योर। वो कहते हैं कि अपने घर में आने नहीं देते। मतलब इवन ये ईरानियन शिया है, ये हैदराबादी शिया है। हैदराबादी शिया को ईरानी शिया अपने घर में नहीं आने देते, बिकॉज उनको लगता है हम एलीट है, मतलब जो रंग रूप हाइट, उनको लगता है ये इंडिया के, मतलब उनके अंदर इतना रेसिज्म है। आप उनको हमारा मुल्क है, वो आपको अपना समझते ही नहीं है। क्यों, मैंने आपको वही तो आप सऊदीज के पास चले पैलेस्टीनियन जाइए। के लिए नहीं इन्होंने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया था केरला में। हाँ पैलेस्टीनियन इनको अपना मानते नहीं है। अपना नहीं मानते। आप फलस्तीन फलस्तीन जाके, हमारे एक दोस्त ने यहीं के दिल्ली के हैं, वो गए थे कोई ट्रिप पे, जाके उन्होंने बोला मैं इंडिया से हूँ और मुसलमान हूँ। तो कहने लगा अच्छा इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, क्योंकि फलस्तीनियों को लगता है कि इंडिया में पूरे हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं। टर्की गए थे हमारे कुछ रिश्तेदार, तो टैक्सी ड्राइवर पूछ रहा कहाँ से हो, इंडिया से। मुस्लिम? हाँ मुस्लिम है। तो कहता है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को तुम लोग परेशान मत करो, टर्की का कहता है। मतलब भाई मुझे मैं कह रहा हूँ कि वो आपको अपना समझते नहीं है, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाच रहे हो। तो मतलब एंड में ये मेरी बात है कि नक्सलवादी तो खत्म हो गए, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अब मुझे पता है अमेरिका में हुआ, हाँ। ये प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगी? ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मुस्लिम देश में ही सॉल्व होगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो मुस्लिम देश ही सॉल्व कर सकता है। ये प्रॉब्लम सऊदी अरब में हुई थी, सऊदी अरब ने उसको सीधे आयरन फिस्ट के साथ मारा। यूएई में हुई और थी। अब आप ऑल नहीं, ओवर द वर्ल्ड तो भर गए हैं, कहाँ आप से मुझे ठीक करेंगे? नहीं, आप मुझे, इसीलिए तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि जो कचरा हम निकालते हैं तुम अपने कंट्री में उसको रेफ्यूजी बना के रख लेते हो, असाइलम दे देते हो उसको। जो रेडिकल हम यहाँ से पकड़ के भेजते हैं तुम ले उसको असाइलम दे देते हो। आप मुझे बताइए यूएई में बहरीन ने 69 लोगों को पासपोर्ट खींच लिए उनके, और फिर उनके रिश्तेदारों को भी पासपोर्ट, लेकिन हम तुमको सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो ये प्रॉब्लम को डील ऐसे लड्डू मिठाई से नहीं होगा, ये प्रॉब्लम को आपको आयरन फिस्ट के साथ डील करना पड़ेगा। हाँ तो भैया मैं लंदन का हाल देख रही हूँ, फ्रांस का हाल देख रही हूँ, सब जगह। अब तो ये तो प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं हो सकती, देखिए बहुत ज्यादा यूएई फैल ने गया। किया है, पोलैंड, सऊदी ने डेनमार्क, किया है, अपर नॉर्वे। बहरीन ने सॉल्व किया है, नहीं, सऊदी ने मुस्लिम किया है। कंट्री अपने लिए ठीक कर लेगी, अब पर जाहिर सी बात है दूसरी जगह क्यों जाएंगे मुस्लिम कंट्री। नहीं मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मुस्लिम वो कंट्री ने वो अपने उन्होंने पास, अपने आप को से उन्होंने किसी को रेफ्यूज, अब देखो नहीं देखिए सीरिया से कितनी दूर है सऊदी, बॉर्डर पे है, पर सारे रेफ्यूजी जर्मनी पहुंच गए, पर सऊदी ने नहीं खोली अपना बॉर्डर। लेकिन नहीं, सऊदी ने हेल्प की है, कई मिलियंस जो है सीरियंस को उन्होंने रखा है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए हैं, अलग बात है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि मुस्लिम कंट्री, हमारा मसला जो है, इनको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, इनको पता है कि किसको अंदर डालने से प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, इनको पता है कि किसको पकड़ने से प्रॉब्लम जाएगी, किसको एग्जीक्यूट करने से प्रॉब्लम खत्म होगी, इनको पता है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी उन्हीं की, उनको पता है कि कहाँ डील करना है। इन्होंने डील कर लिया और इन्होंने बता दिया कि भाई ये पैटर्न काम करेगा। मगर यहाँ से जो बंदे भाग रहे हैं असाइलम ले लेके, वेस्ट में उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप लेके रख रहे हैं, तो भाई गलती तो आप कर रहे हो, इसमें मुस्लिम कंट्री को दोषी ठहराने का क्या फायदा। चलो कोई सॉल्व नहीं हो रहा। और टीसीएस के बाद लास्ट क्वेश्चन, टीसीएस के बारे में आपके क्या लेंस कार्ट और टीसीएस जो हुआ है उसके बारे में ब्रीफ में जरा बता दीजिए, व्हाट आर योर व्यूज? लेंस कार्ट का तो खैर मैंने इतना फॉलो नहीं किया, टीसीएस का मैं बता देता हूँ। एक लड़के ने मुझे कॉल किया था, करके पूछने लगा कि जहाक भाई क्या ये रियल में होता है या फिर जो है ये बनाया जा रहा है, ये मैन्युफैक्चर
जरूरी है इस तरह से न्यूज के इतने साल तक इतने लोगों को कन्वर्ट किया गया, क्या यह पॉसिबिलिटी है? तो मैंने एक ही जवाब दिया कि भैया ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम भी जब आईटी में काम करते थे तो हम भी उस टाइम पे दावा वगैरह काफी फोकस करते थे। जाकिर नाइक के इंस्टीट्यूट से हमारा काफी रिलेशन अच्छा था, तो फोकस तो रहता था कि भाई लोगों को जितना ज्यादा हो सकता है उतना मुसलमान बनाओ। और खास तौर पे अगर हमारे सर्कल में किसी मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके शादी कर लेता है तो उसका रुतबा और स्टेटस बढ़ जाता है, क्योंकि वो लड़की जब मुसलमान बन के आती है तो उसके पुराने गुनाह माफ हो जाते हैं और वो नई जिंदगी उसकी शुरू हो जाती है, और ये करने वाला बहुत बड़ा आ जाता है। तो ये रियलिटी है, इट्स नॉट जस्ट रैंडम या नैरेटिव नहीं, ये होते हैं चीजें। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि इस्लाम में भी सिखाया जाता है कि ईरान हमारा कंट्री है, तरह से लोगों को बेसिक माइंड में भी बिठाया जाता है कि देखो भाई हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, मगर हमको अगर वाकई में सक्सेस पाना है मरने के बाद तो या तो हम किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाए, तो फिर आपके भी गुनाह सारे माफ हो जाए। तो वो बेचारा अपने सैल्वेशन के चक्कर में सब करता है। तो वो बेचारा क्या हुआ? मतलब इसका ब्रेन वॉश हुआ है ना, इसका पूरा जो इसको जो बताया गया है कि तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको करोगे तो इसको। अब इसके काउंटर में काफी मुसलमान एक्टिविस्ट्स ने ये कहा कि भगवा लेफ्ट ट्रैप भी होता है। सुना आपने? होता है, बोलते हैं कि भगवा लेफ्ट ट्रैप भी होता है, जिसमें हिंदू लड़के मुसलमान लड़कों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे होता हूँ, ये थोड़ा सा ना फैक्चुअली इम्पॉसिबल है। वो क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हिंदू धर्म में नॉर्मली ही शादी करना बहुत मुश्किल है, कन्वर्ट नहीं होता नहीं है। नॉर्मली शादी करना मुश्किल है, क्योंकि अगर उन लड़का लड़की पसंद भी करते हैं, जो को उनके पेरेंट्स भी पसंद करते हैं, तो कुंडली मिलाई जाती है, गोत्र मिलाए जाते हैं और फिर सारा कुछ मैच किया जाता है। अगर कहीं भी मिसमैच भी होता है तो फैमिलीज दूर आ जाती है। मतलब इट्स नॉट दैट इजी के नहीं, और दूसरी बात कन्वर्ट जहाज करो और सब शादी नहीं, करो। जहाज और सबसे हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और दूसरी बात ये कहा कि मैंने तकरीबन मतलब नॉट अमीरों को तो अमीर मुस्लिम लड़कियों को भी सब माफ है, एज लॉन्ग एज उन्होंने हिंदू लड़के से शादी करी और सब कुछ आ रहा है उनके पास, तो वो माफी हो जाती है। वो मैंने अपने एक्सपीरियंस करा है। मैंने अमीर हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कियां शादी करना अलाउड है, अमीर हिंदू लड़के। सबसे बड़ी बात ये है कि द मोमेंट कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है उसको मार ही डालते हैं। आप हर दूसरे दिन केस देख लो यूपी में, बिहार में या कहीं, माँ बाप ने, चाचा ने, भाई ने और बाप ने मिलके ऑनर किलिंग, हाँ ऑनर ऑनर किलिंग। किलिंग कर देते हैं। तो आप तो ये जो कह रहे काउंटर जो भगवा जिहाद है वो तो वो नॉट पॉसिबल। हाँ, भगवा लव ट्रैप इतना आसान नहीं है। मतलब मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, इट्स नॉट दैट इट्स इजी। नॉट दैट। और फिर ऊपर से अगर कोई कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली है, ऑब्वियसली भगवा लेफ्ट ट्रैप कौन करेगा? कंजर्वेटिव लोग ही करेंगे ना, लिबरल हिंदू थोड़ी करेगा। तो कंजर्वेटिव हिंदू अगर भगवा लेफ्ट ट्रैप कर भी रहा है तो वो मांस मच्छी खाने वाले को अपना घर नहीं नहीं, लाएंगे। और कंजर्वेटिव हिंदू तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। वही तो हमारे में बता रहा हूँ। कंजर्वेटिव होना मतलब कि हम बिल्कुल, मतलब जो बहुत कंजर्वेटिव वो मुसलमानों से दूर रहते अरे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि मांस मच्छी खाने वाली लड़की को अपने घर में बहू बना कैसे लाओगे? वही तो मैं कह रही हूँ। तो हाँ, ये है, ये लिबरल फिर ले लेगा। लिबरल फिर भी लेगा, हाँ, कंजर्वेटिव और लिबरल साथ में लिबरल हिंदू आपको कन्वर्ट भी नहीं कराए। वैसे हिंदू में कन्वर्जन है ही है ही नहीं। हाँ, नहीं, you're a born हिंदू। हाँ, There is no हाँ। other। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी थैंक born हिंदू। हाँ थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।